आज का हमारा टॉपिक है ट्रोफोब्लास्ट, डेसिडुआ एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके पहले हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया, इम्प्लांटेशन डिस्कस किया एक बहुत ही अच्छे एनिमेटेड वीडियो के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इम्प्लांटेशन वाले लेक्चर में हमने ब्लास्टोसिस्ट को स्टडी किया था कि ब्लास्टोसिस्ट है क्या। आज हम फिर से वापस इसको देखते हैं। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। कुछ सेल्स आउटर पेरीफेरी पर अरेंज हो जाते हैं जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ सेल्स अंदर की ओर इनर सरफेस में आपस में लोकेलाइज हो जाते हैं या कंस्टिट्यूट हो जाते हैं जिन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। और ये जो इनर सेल मास है यही आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा। बात करते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट की। ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं आउटर और इनर पार्ट में। आउटर पार्ट ट्रोफोब्लास्ट बनाता है और इनर पार्ट इनर सेल मास बनाता है। इम्प्लांटेशन से जस्ट पहले जो ट्रोफोब्लास्ट है वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है, या हम कहें कि दो भाग में डिफरेंशिएट हो जाती है। आउटर लेयर सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं एंड इनर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं। प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स ट्रोफोब्लास्ट से ही डेवलप होती है। ट्रोफोब्लास्ट के 3 मेन फंक्शंस होते हैं: इन्वेजन, न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इस डायग्राम में हमें एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट जो लाइट येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये है हमारा सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। देन ब्लू कलर का लेयर जो है वो एमनियन, एंड जो कैविटी है वो एमनियोटिक कैविटी। डेसिडुआ की बात की जाए, अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो लेटिन वर्ड से ही डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ या शेडिंग होना। डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। डेसिडुआ टर्म हम एंडोमेट्रियम के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम या हम कहें मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थिक लेयर होती है जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ को हम प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम भी कह सकते हैं, या एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस भी इसको कहा जा सकता है। थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम ट्रांसफॉर्म हो जाती है सिक्रेटरी लाइनिंग के अंदर, और ऐसा इसलिए होता है ताकि एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर सके, या हम कहें कि इम्प्लांटेशन हो सके। इसीलिए एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी लाइनिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो उस सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम को हम आगे चलकर डेसिडुआ नाम देंगे। डेसिडुआ भी आगे चलकर शेड हो जाती है, मीन्स पार्चुरेशन प्रोसेस या हम कहें डिलीवरी के समय डेसिडुआ भी शेड आउट हो जाती है। डेसिडुअल रिएक्शंस। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए या हम कहें प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण इम्प्लांटेशन के समय एंडोमेट्रियम की स्ट्रक्चर व सिक्रेशन जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे हम डेसिडुअल रिएक्शंस का नाम देते हैं। बात की जाए स्ट्रक्चर की, एंडोमेट्रियम के स्ट्रक्चर के 3 लेयर्स यहाँ होते हैं: सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर एंड थिन बेजल लेयर। ये जो लेयर्स हैं इम्प्लांटेशन के बाद में इनमें चेंजेस आ जाते हैं। सो लेयर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद में जो कॉम्पैक्ट लेयर है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उन्हें हम डेसिडुआ नाम देते हैं। सो डेसिडुआ को बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: डेसिडुआ बेसालिस और सीरोटिना, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और रिफ्लेक्सा, एंड डेसिडुआ वीरा और पेराइटैलिस। तो फर्स्ट है डेसिडुआ बेसालिस। सो ये डेसिडुआ का वो पोर्शन है जो कि ब्लास्टोसिस्ट के बेस के साथ में कॉन्टैक्ट करता है। सेकंड बात की जाए डेसिडुआ कैप्सुलैरिस की, सो ये एक थिन सुपरफिशियल लेयर होती है जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर करती है। बात की जाए डेसिडुआ वेरा और पेराइटैलिस की, ये वो वाला पोर्शन है डेसिडुआ का साइट ऑफ इम्प्लांटेशन के अलावा जितना भी यूट्राइन कैविटी में रिमेनिंग डेसिडुआ है वो वाला पोर्शन है डेसिडुआ वीरा।
सो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट है डेसिडुआ बेसालिस। सो ये जो पिंक कलर का है वो है डेसिडुआ बेसालिस। देन उसके बाद है डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ये प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये है डेसिडुआ कैप्सुलारिस। एंड डेसिडुआ वेरा, ये जो आपको ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है डेसिडुआ वेरा। फंक्शंस ऑफ डेसिडुआ की बात की जाए तो ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए एक गुड साइट, यहाँ कहें हम ऑप्टिमम साइट प्रोवाइड करता है। सेकंड, डेसिडुआ जो है ग्लाइकोजन और फैट का रिच सोर्स होता है, तो ये जो ग्रोविंग ओवम है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डेसिडुआ बेसालिस आगे चलकर प्लेसेंटा की बेसल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। सो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपिंग फीटस और मदर के बीच जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ही मेम्ब्रेन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। कोरियन मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है और एमनियोन इनर मोस्ट लेयर होती है। कोरियन ऑन एंड एमनियोन आगे चलकर एमनियोटिक सैक बनाती हैं। फर्स्ट है कोरियन लेयर। सो आगे हम एक डायग्राम देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि जो डायग्राम है वो ही मेन चीज़ है। सो कोरियन जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की पैराइटल लेयर से डिराइव होती है और ट्रोफोब्लास्ट की सेल से कोरियन बनती है। ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं, जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और ये विलाई एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाते हैं, धंस जाते हैं, मीन्स अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। 4 महीने के बाद ये जो कोरियोनिक विलाई है ये डिसअपियर हो जाते हैं। सिर्फ कनेक्टिंग स्टॉल्क वाले एरिया में कोरियोनिक विलाई रैपिडली ग्रो करते हैं, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात की जाए एमनियोन की, एमनियोटिक कैविटी की एंजियोजेनिक सेल से एमनियोन लेयर बनती है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से डिराइव होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एमनियोन को कम्प्लीटली कवर कर लेती है, या हम कहें सराउंड कर लेती है। कनेक्टिंग स्टाल्क यहीं प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे जैसे एमनियोटिक कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, एमनियन एम्ब्रियो को सारी साइड से कवर कर लेती है। फर्टिलाइजेशन के 8th वीक के बाद एमनियन कनेक्टिंग स्टाल्क में कन्वर्ट हो जाती है, जो फाइनली अम्बलाइकल कॉर्ड बनाता है। सो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या हुई? एमनियन अम्बलाइकल कॉर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इस स्टेज में एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं, जो कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर ही रहता है। बात की जाए यॉर्क सैक की, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की विसरल लेयर से यॉर्क सैक बनता है। साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म की सेल्स भी यॉर्क सैक बना सकती हैं। स्टार्टिंग में यॉर्क सैक का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन बाद में आप देखोगे कि अम्बलाइकल कॉर्ड में छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ उतना ही ये यॉर्क सैक बचता है। इसको हम डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फर्टिलाइजेशन के 8th वीक के बाद यॉर्क सैक की साइज़ कम हो जाती है, एक ट्यूबुलर या हम कहें पाउच जैसी स्ट्रक्चर रह जाती है। आपने 12th क्लास की एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा कि सबसे पहले आरबीसी का प्रोडक्शन यॉर्क सैक में ही स्टार्ट होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंपटीशन एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है। सो राइट आंसर है यॉर्क सैक। अगर यॉर्क सैक ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर देना है लिवर। अगर लिवर भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर देना है स्प्लीन। सो यॉर्क सैक आरबीसी के फॉर्मेशन या हीमोपोइसिस में हेल्प करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एलेंटॉइस की। सो जो एलेंटॉइस लेयर है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ये रेप्टाइल्स में या फिर बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ये बनती है। एलेंटॉइस लेयर में स्मॉल ब्लड वेसल्स बनती हैं, ये ब्लड वेसल्स एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डायग्राम है। फर्स्ट है कोरियन, जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली कोरियन वाला स्ट्रक्चर है। और कोरियन के बारे में हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की पैराइटल लेयर से डिराइव होती हैं। ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स कोरियन बनाती हैं। ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है।
इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कोरियोनिक विलाई कहा जाता है, जो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, एक अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो आपको दिख रहे हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये सब कोरियोनिक विलाई हैं। 4 महीने बाद ये कोरियोनिक विलाई डिसअपियर हो जाते हैं, सिर्फ कनेक्टिंग स्टॉल्क वाले एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। सो ये वाला जो एरिया है ये कनेक्टिंग स्टॉल्क वाला एरिया है। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पर एमनियोन की। एमनियोन जो लेयर है वो, ये जो ब्लू कलर का लेयर है वो एमनियोन लेयर है, और ये जो पूरा कैविटी है वो एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोन लेयर के बारे में हमने देख लिया कि ये एमनियोन लेयर जो है वो एमनियोटिक कैविटी की एंजियोजेनिक सेल से डिराइव होती हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हमने देखा तो एमनियोटिक कैविटी का साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है, एमनियोन एम्ब्रियो को सारी साइड से कवर कर लेता है। आप देख सकते हो यहाँ से ये कम्प्लीटली एम्ब्रियो को इसने कवर कर रखा है। फर्टिलाइजेशन के 8th वीक बाद एमनियोन कनेक्टिंग स्टॉल्क में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो चीज़ है ये है कनेक्टिंग स्टॉल्क, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पर एम्ब्रियो, ये वाला चीज़ एम्ब्रियो है। नेक्स्ट एलेंटॉइस लेयर, ये जो है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर एलेंटॉइस है। यॉक सैक, ये जो येलो कलर का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो यॉक सैक है। फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, या फिर हम कहें कोरियोनिक फ्रंडोसम। सो ये जो है फीटस पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है, कोरियोनिक फ्रंडोसम है। मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और डेसिडुआ बेसालिस। सो ये जो डार्क पिंक कलर का है वो है डेसिडुआ बेसालिस। नेक्स्ट कोरियोनिक विलाई हमने देख लिया, 8th नंबर पे है कोरियोनिक विलाई, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। नेक्स्ट 9 नंबर पे एमनियोटिक कैविटी एंड 10 नंबर पे कोरियोनिक कैविटी, ये वाला। थैंक यू सो मच। अगर आप सबको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर रहें। थैंक यू सो मच।